हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं गुप्ता एज की। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रीवियस जो लेक्चर रहा हमारा, उसमें हमने मौर्यंस के बारे में पढ़ा और समझा कि किस तरह से मौर्यंस डायनेस्टी फ्लॉरिश होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में। और ये मौर्यन जो डायनेस्टी रही है, ये ओनली एंड ओनली द डायनेस्टी रही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको इसी पीरियड में हम सेकंड अर्बनाइजेशन भी देखते हैं। देखते हैं? सेकंड अर्बनाइजेशन देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या देखते हैं हम? यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टेरिटोरियल्स एक्सपेंशंस है इस समय में मौर्यन एम्पायर में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता है। और ये आप इसमें कह सकते हैं कि ये जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है वो मैक्सिमम कंक्वायर्ड बाय द दिस मौर्यन एम्पायर। ठीक है। ये सब चीज़ें तो हमने यहाँ पर देखी। जैसी इसके बाद इसका एक्सपेंड होता है, अखंड भारत बनाने की बात आती है, तो ये डेफिनेटली हुआ। और ये अशोका के टाइम पीरियड तक चला। ठीक है। जब जब तक अशोका थे तब तक मौर्यन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश रहा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता रहा। ठीक है। साउदर्न में इवन दो कि कलिंगा, जो कि काफ़ी हर्डल बना था किसके लिए? बिंदुसारा के लिए। तो वो भी यहाँ पर क्या है, कन्क्वायर कर दिया गया था किसके द्वारा? अशोका के द्वारा। हालांकि जो पद्मावती है वो कलिंगा की महारानी थी, उनके साथ लेटर ऑन अशोका का मैरिज भी होता है। तो ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एज। इसके बीच का जो पीरियड है वो हम डिस्कस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके बारे में इतना ज़्यादा कोई खास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस समय साम्राज्यों का उतना ज़्यादा कोई खास एक्सपेंशन हुआ नहीं। बट जब गुप्ता एजेस आती है, ये एक स्वर्णिम युग के तौर पे भारत के लिए सिद्ध होता है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपेंशन किया साम्राज्यों का, ठीक है, एम्पायर का। और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन की बात आती है, एकता की बात आती है, यूनिफिकेशन की बात आती है। तो दैट हैज़ बीन डन बाय द गुप्ता एजेस एट द टाइम। स्टार्ट करते हैं इसके साथ। और होप सो कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। So the disappearances of the Mauryan from the political maps of India shows the emergence of many indigenous and foreign rulers। ये तो हमने देखा कि भाई जितने भी यहाँ पे इंडिजीनियस रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया, और कुछ फॉरेन रूलर्स ने भी यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे रहने लगे और राज्य चलाने लगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कुछ एक जो रूलर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे ये साम्राज्यों को संभालते हैं अलग अलग। ये नहीं कि भाई एक बहुत बड़े साम्राज्यों का निर्माण कर पाते हैं, वो छोटे छोटे राज्यों को बनाते हैं और उसी के बीच अपना शासन व्यवस्था बनाते हैं। तो इसमें जो मुख्य तौर से थे, दैट वाज कुशानाज इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कुशान का शासन चल पड़ता है। एंड ऑफ द सातवाहना इन द डेकन, जो हमारा साउथ वाला पार्ट है, डेकन वाला पार्ट है, तो उसमें सातवाहना का शासन चलता है थर्ड सेंचुरी सीई तक। एंड इन दिस पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, जहाँ पर हमारा क्या पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, या यूनिफिकेशन पॉलिटिकली नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो साम्राज्य बने थे ये काफ़ी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन बेसिस पे बने थे। इसमें एक लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशंस नहीं हो पाया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आप देखेंगे, इट वाज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द गुप्ता लेड द फाउंडेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है। इन सब चीज़ों के बीच गुप्ता जो फिर पॉलिटिकल एंटिटी उभरती है और वो अपने शासन व्यवस्था को आगे चलाती है। अभी यहाँ से आगे हम देखेंगे कि आफ्टर द मॉर्यन गुप्ता रियलाइज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड कवर्ड मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। मौर्यन के बाद गुप्ता को यह लगता है कि भाई यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस की बात आती है वो हो नहीं पा रही। जितने भी यहाँ पे राज्य या राजा महाराजा शासन कर रहे हैं, जितने भी रूलर्स यहाँ पे एम्पायर को संभाल रहे हैं, दे आर जस्ट डिसइंटीग्रेटिंग विद ईच अदर, एंड यूनिफिकेशन जैसा इसमें कोई पार्ट दिख नहीं रहा था। तो उन्हीं लूप होल्स को मद्देनज़र रखते हुए गुप्ता ने यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिफिकेशंस करने की बात की। और साथ ही साथ जो गुप्ता एजेस है, इट इज़ कंसिडर
टू बी द सेकंड ग्लोरियस एपॉक्स इन द एनल्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। मतलब कि आफ्टर मगध एम्पायर, ठीक है, जब मगध की बात आती है, मगध के बाद गुप्ता एज काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश होती है, और इसको हम दूसरा पुनर्जीवन भी कह सकते हैं हम एशियट हिस्ट्री का। और इसके साथ साथ ऑल्सो द गुप्ता पीरियड वॉज acclaimed by historian as the period of एफ्लोरिसेंस और द क्लासिकल एज और द गोल्डन एज। ठीक है, तो ये नाम इसको दिए जाते हैं कई इतिहासकारों के द्वारा। कई लोग इसको क्लासिकल एज भी कहते हैं, कई लोग इसको गोल्डन एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में अब यहाँ से आगे पता चलेगा जब हम इसके हिस्ट्री और एक्सटेंट के बारे में जानकारी लेंगे। अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इसके बेसिस को देखेंगे तो गुप्ता एम्पायर स्ट्रेच्ड अक्रॉस नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया। ठीक है, मतलब कि जितना हमारा, अगर इसको आप थोड़ा सा एक साइड बाय मैप में देखेंगे तो इस तरह से सपोज करिए कि अगर हमारा इंडिया का मैप है, इसको एग्जांपल के तौर पे आप इंडिया का मैप मानिए, और इसका जो ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न वाला पार्ट है, और इसके साथ साथ ये जो नीचे सेंट्रल वाला पार्ट है, और सेंट्रल के साथ साथ जो पार्ट ऑफ द कुछ पार्ट इसका साउथ का ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स को कवर करते हुए ये हमारा गुप्ता का शासन होता है। इसका शासन चलता है यहाँ पे, गुप्ता का शासन चलता है। और ये शासन कितने से कितने तक चलता है? 320 सीई से, यानी कि आप इसको एडी भी लिख सकते, 320 एडी से 550 एडी तक गुप्ता का शासन चलता है। नॉट मच इज नोन अबाउट द अर्ली डेज ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि स्टार्टिंग के फेजेस के बारे में तो हमें पता नहीं है कि भाई कब से ये एग्जैक्टली गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें जो फायान एक ट्रैवलर्स थे, ठीक है, उन्होंने इसमें लिखा है कि इट स्टार्टेड, इट्स स्टार्टिंग डेट इज 337 BC टू 422 BC, सॉरी एडी, ठीक है, सीई। ठीक है, इसमें क्या लिखा है हमारे पास, सीई लिखा है, और इसको आप एडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एडी। सो उसके बाद जो दूसरे ट्रैवलर है दैट इज ह्योनसेंग, उनका कहना है कि 602 से 664, एंड येजिंग 635 से 713 प्रूव टू बी इनवैल्यूएबल इन दिस रिस्पेक्ट। तो इनके जो राइटिंग्स है, लिटरेचर्स है, उससे हमें पता चलता है कि जो गुप्ता का शासन काल है वो कितने लंबे समय तक रहा। तो इससे हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो श्री गुप्ता है, कौन है श्री गुप्ता, उनको गुप्ता एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर इन बिटवीन 240 to 280 AD, 242 to 80 AD एंड वाज सक्सेडेड, ठीक है, बाय हिज सन। ठीक है, उनके पुत्र होते हैं कौन, घटोत्कच, और जो शासन करते हैं 280 से 319 AD तक। और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है, जो प्रमुख इसमें रूलर रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसमें घटोत्कच इन्होंने ज़्यादा कुछ इसमें एक्सपेंशन नहीं किया, बट जो चंद्रगुप्ता वन है वो इसमें एक्सपेंड भी करते हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करते हैं, और पॉलिटिकल इसमें इंटीग्रेशंस की भी बात करते हैं। बट जो फाउंडेशन की बात आती है जब, तो आपको श्री गुप्ता वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और घटोत्कच इनके दूसरे जो रूलर रहे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के, तो वो भी घटोत्कच है। और जब इसकी इंटीग्रेशंस की बात आती है तो इसमें महत्वपूर्ण जो रूलर है दैट इज चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, चंद्रगुप्ता वन। जो हमने मौर्यन में पढ़े दैट इज चंद्रगुप्त। ठीक है, वो क्या है, वो है चंद्रगुप्त, ये आपको ध्यान रखना होगा। वहाँ पे मौर्यन में पढ़ा हमने चंद्रगुप्त, ठीक है, और यहाँ पर पढ़ रहे हम चंद्रगुप्ता। क्या पढ़ रहे हम, चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, तो ये मौर्यन वाले हैं और ये गुप्ता वाले हैं, गुप्ता एज वाले हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस है, आप इसका ध्यान रखिए, कहीं आप इसको मिक्सअप ना कर दीजिएगा पेपर के टाइम। सो चंद्रगुप्ता वन, इनका जो शासन चलता है घटोत्कच के बाद 320 से 335 AD तक चलता है, CE तक चलता है। चंद्रगुप्ता वन वॉज द सन ऑफ द घटोत्कच, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ये पहले स्वतंत्र राजा के तौर पे यहाँ पे सुशासित होते हैं। और इट इज सेड द that empire of the Chandragupta I may have included the area of modern Bihar, part of the उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। कहाँ कहाँ पे इन्होंने शासन किया, ये सपोज करिए कि जो हमारे पास इंडिया, अगेन ये वाला इंडिया है, तो चंद्रगुप्त वन ने जो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया
वो कहाँ पे किया, ये हमारा बिहार वाला पार्ट आता है, ये वाला यूपी वाला पार्ट आ गया हमारे पास, यहाँ नीचे ये वाला बिहार वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ ये इधर वाला जो ये वाला एरिया, ये बंगाल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा टेरिटोरियल बेसिस है दैट वाज कन्क्वायर्ड बाय द चंद्रगुप्ता वन, इसके द्वारा चंद्रगुप्ता वन के द्वारा इसको कन्क्वायर किया गया। उनके बाद नेक्स्ट जो रूलर आते हैं दैट इज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता शासन करते 335 से 370 एडी तक, ठीक है। और चंद्रगुप्ता वन वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन दैट इज समुद्रगुप्ता। और इसमें समुद्रगुप्ता वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स एंड हिज राइन विटनेस्ड एक्सपेंशंस एंड कंसोलिडेशंस ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। जो समुद्रगुप्ता होते हैं ये जो अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन है उसको एक्सपेंड करने में कामयाब होते हैं, और साथ ही साथ ये कंसोलिडेशंस ऑफ गुप्ता एम्पायर भी करते हैं। जो बिखरा पड़ा था उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और अपने जो रूल है, पोजेशन है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली एडमिनिस्टर करने में सक्षम हो जाते हैं। कौन? समुद्रगुप्ता। सो इट इज़ जनरली बिलीव दैट ड्यूरिंग हिज टाइम द गुप्ता एम्पायर स्पेंड फ्रॉम द हिमालयंस टू इन द नॉर्थ to the mouth of the Krishna and Godavari river in the south, from Balkh, Afghanistan in the west to the Brahmaputra river in the east। यानी कि ये नॉर्थ टू साउथ अपना एक्सपेंशन करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ अफगानिस्तान से लेकर, ठीक है, ये अगर हम इसमें नॉर्थ की बात करें तो अफगानिस्तान, वेस्ट में अफगानिस्तान से लेकर, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से आसाम एंड ऑल को कवर करते हुए ये वाला टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया था। और दूसरा अगर हम यहाँ से देखें नॉर्थ एंड साउथ का एक्सपेंशन देखें तो ये जो गोदावरी नदी आती है यहाँ पे, यहाँ से लेकर और ये आपका अपर जो हिमालयन वाला एरिया है यहाँ तक, ये सब जगह इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिस वॉज द आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको दूसरे पेन से इसको हाईलाइट करके दे देता हूँ आपको कि भाई ये वाला इनका जो शासनकाल था ये इतना इंडिया के भाग में फैल चुके थे। यानी कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वॉज कवर्ड एट द टाइम ऑफ समुद्रगुप्ता। किसके समय में? समुद्रगुप्ता के समय में ये सारा का सारा भाग कवर हो चुका था। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास पार्ट दैट कि समुद्रगुप्ता वॉज वेरी अटेंटिव टू राजधर्मा, ठीक है, ड्यूटी ऑफ द किंग। यानी कि वो जो एक राजधर्म होता है उसको निभाने में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते थे, ठीक है। एक राजधर्म को निभाना उनका महत्वपूर्ण कर्तव्यों में आता था। एंड टुक स्पेशल केयर्स टू फॉलो कौटिल्यास, ठीक है, जो जिस तरह से कौटिल्यंस ने धर्म शास्त्र में, अर्थशास्त्र में धर्मशास्त्र के बारे में बताया था कि एक राजा की ड्यूटी, किंग की ड्यूटी क्या होती है, किस तरह से एक राजा को अपने डे की रूटीन एक्टिविटी करनी चाहिए, तो उन सभी को वो फॉलो करते हुए अपने कार्यों को करते थे। सो नेक्स्ट आता है एन इन इंस्क्रिप्शंस प्रोबेबली कमीशनड बाय द सब्सिक्वेंट गुप्ता kings known as the Allahabad pillar is the most equivalents about his human qualities, ठीक है। तो जो अलाहाबाद पिलर है यहाँ से हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को इंक्रीज किया था और अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको किस तरह से उन्होंने एनहेंस किया था। तो यहाँ तक हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो कच्छ को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास चंद्रगुप्ता टू, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्ता टू और विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्ता टू वॉज हिज वॉर अगेंस्ट शाका क्षत्राप्स ऑफ द वेस्टर्न इंडियाज। एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ वेस्टर्न इंडिया द वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर बिकम सिक्योर, ठीक है। जितनी हमारी वेस्टर्न बाउंड्रीज थी, ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्री कौन सी है? ये वाला, इधर वाला एरिया था, ठीक है। एम्पायर बिकेम सिक्योर्स फ्रॉम सम टाइम्स एंड गुप्ता गेन्ड कंट्रोल ओवर ब्रोच, सपोरा, कैम्बे एंड अदर सी पोर्ट, ठीक है। तो इधर वाले इन एरिया में टोटल का टोटल कंट्रोल और साथ ही साथ इसको जो सिक्योरिटी पर्पज से मजबूत बनाने में भी काफ़ी सक्षम हो चुके थे उस समय तक। एंड the exploits of a king called Chandra are glorified in an iron pillars inscription fixed near Qutub Minar in Delhi। एंड वहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है, इनके बारे में कि भाई किस तरह से
इस चंद्रगुप्ता के ग्लोरिफिकेशंस के बारे में कि उनके बारे में पूरा का पूरा उसमें इंस्क्रिप्शंस किया गया है। आयरन पिलर्स जो कि कहाँ पे सिचुएटेड किया गया है, दैट इज़ कुतुब मीनार इन दिल्ली। उसके बाद आता था चंद्रा ऑफ द मैरोलीज आयरन पिलर्स इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, कौन सा? चंद्रा ऑफ द मेहरौली आयरन पिलर। इसमें भी हमें किसके बारे में पता चलता है? चंद्रगुप्ता टू के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताता है कि चंद्रगुप्ता टू के हिस्टोरिकल्स पर्सपेक्टिव को ये हमें शो करता है, और उसमें पूरा का पूरा मेंशन मिलता है, हमें लिखा हुआ मिलता है कि चंद्रगुप्ता टू का जो एग्जिस्टेंस था वो एक्चुअल में किस पीरियड स्पेन में रहा, और उनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशंस रहा वो भी इसमें हमें मेंशन मिलता है। Then comes the famous Chinese pilgrims. Fayan visited India during the reign of Chandragupta II. ऐसा कहा जाता है कि जो फॉरेन विजिटर है, ठीक है, फॉरेन विजिटिंग, ठीक है, जो फायान आए थे वो भी इंडिया किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्ता टू के शासनकाल में आए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो आए थे फायान, वो चंद्रगुप्ता टू के शासन में इंडिया विजिट करते हैं। और द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता वॉज अडॉर्न्ड बाय सेलिब्रेटेड स्कॉलर्स कलेक्टिवली नोन एज नवरत्नास। ठीक है, तो इनका जो कोर्ट होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स पर्सनस इंक्लूडेड रहते थे, उनको सजेस्ट करने के लिए, सुझाव देने के लिए, और उनको कलेक्टिवली भी उनका जो नाम दिया गया था दैट वाज नवरत्नास ऑफ द चंद्रगुप्ता। राइट, नवरत्नास ऑफ द चंद्रगुप्ता, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता। चंद्रगुप्ता वाज अडॉर्न्ड विद द स्कॉलर्स कलेक्टिवली नोन एज द नवरत्ना। ठीक है, तो यहाँ तक इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देन वी विल मूव नेक्स्ट with the Gupta Empire reached its pinnacles during these times, and unprecedented progress marked all area of the life. उसके बाद आता है कुमारा गुप्ता वन। इनका शासन चलता है 415 से 455 एडी तक, और ही सीम्स टू हैव मेंटेन कंट्रोल ऑफ हिज इनहेरेंट टेरिटरीज। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्ता के बाद जो चंद्रगुप्ता टू के बाद जितना भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ था उसको मेंटेन करने में काफ़ी हद तक कुमार गुप्ता वन भी सक्षम रहे। उन्होंने उसको डाउनफॉल नहीं होने दिया, उसको जैसा उनको इनहेरिटेंट टेरिटरी मिली थी उसको वो मेंटेन करने में सक्षम रहे, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात इन दी वेस्ट टू बंगाल रीजन इन दी ईस्ट। एंड इट उसके बाद आता है स्कंदगुप्ता 455 से 467 एडी तक, एंड इट इज़ स्टेटेड दैट ही रिस्टोर्ड द फॉलन फॉर्चून्स ऑफ द गुप्ता फैमिली, विच हैज़ लेड टू सजेशन दैट ड्यूरिंग हिज predecessors last year the empire may have suffered reverse and possibly against the Pushyamitras or Hunas, and he is generally considered the last of the great गुप्ता एम्परर। ठीक है, स्कंद गुप्ता को लास्ट एम्परर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। दस द गुप्ता हु केम टू लाइम लाइट इन द लास्ट क्वार्टर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 4th century डोमिनेटेड द डेस्टिनीज ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं आपकी 4वीं शताब्दी के आसपास जब गुप्ता शासन चलता है तो यहाँ से एक भारत का एक स्वर्णिम युग स्टार्ट होता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप इसमें आर्ट एंड कल्चर में, या आप हो सकते हैं म्यूज़िक में, या आप हो सकते हैं कॉइनेज में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और टेरिटोरियल एक्सपेंशंस डेफिनेटली हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर मोर देन अ सेंचुरी एंड फाइनली लैप्स्ड इनटू oblivion by the डाउन ऑफ द 6th century, मतलब 6ठी शताब्दी के आसपास गुप्ता एम्पायर फिर डाउनफॉल की तरफ जाता है। अगर आप इसके एक्सपेंशन को, टेरिटोरियल एक्सपेंशन को देखेंगे तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि इस एरिया तक हमारा गुप्ता का शासन रहा। अब आती है बात नेक्स्ट कि जो इनका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से था। द ग्रेट टैक्ट एंड फॉरसाइट्स वर शोन इन द गवर्नेंस ऑफ वास्ट एम्पायर। द लार्ज किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रदेशा, जिसको हम क्या कहते हैं प्रोविंसेस, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड
वर अपॉइंटेड टू टेक केयर ऑफ देम। यानी कि इन्होंने क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, कि इनके शासन में पहली बार क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो राज्य थे उनको छोटे छोटे प्रदेशों में बांटा, जिसका नाम उन्होंने प्रोविंसेस दिया। ठीक है, प्रदेशा दिया और प्रोविंसेस में इनको डिवाइड किया, और इनको हेड करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया गया। ठीक है, और उस अपॉइंटेड पर्सन को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस जो प्रोविंसेस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन की टेक केयर करना है इन द कंसर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। ठीक है, गुप्ता किंग के समय। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, द किंग मेंटेन्ड डिसिप्लिन्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। जो हमारा राजा होता है वो क्या करता है, डिसिप्लिन्स एंड ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए चलते हैं। एंड क्रिमिनल लॉज वाज मिल्ड एंड कैपिटल पनिशमेंट वाज अनहर्ड ऑफ एंड द जुडिशियल टॉर्चर वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड। ठीक है, यानी कि इस तरह का कोई ज़्यादा यहाँ पे पनिशमेंट, कोई हार्ड पनिशमेंट का प्रोसेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेनेबल किया गया था। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस वॉज वेरी मच लीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ओके, सो वी विल go with the next sources, that is Fayan called the cities of Mathura and Patliputra as picturesque, with the latter being described as the city of flowers and people could move around freely। यहाँ पर इस तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी पीपल्स के मूवमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर राइंड एंड अकॉर्डिंग टू फायांस इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट एंड बर्गलरी वर रेयर। मतलब कि उस समय किसी तरह की चोरी और ठगी वाला काम बिल्कुल भी नहीं होता था, क्योंकि उस समय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्ता पीरियड का, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और डिसेंट्रलाइज था और प्रैक्टिकल था, ट्रांसपेरेंट था। तो ये काफ़ी एक सोचने वाली और समझने वाली बात है कि कितना अच्छा प्रशासन उन्होंने उस समय चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, कि उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ थी वो किस तरह से होती थी और क्या परिस्थिति उस समय हमारे सामाजिक परिवेश की हुआ करती थी। तो इसमें हम कह सकते हैं पीपल लेड अ सिंपल लाइफ। जो उस समय लोगों का जीवन था वो काफ़ी सिंपल था। कॉमोडिटीज़ वर एफोर्डेबल्स एंड ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी एंश्योर्ड दैट देयर रिक्वायरमेंट व मेट ईजिली। यानी कि उस समय लोग काफ़ी प्रॉस्पर हो चुके थे और जितनी भी उनकी ज़रूरत की वस्तुएं थी, डेली रूटीन की वस्तुएं थी, वो उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाया करती थी। ऐसा सामाजिक परिवेश था। उसके साथ साथ इसमें जो नई चीज़ देखने को मिलती है वो होती है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। किसकी बात आती है इसमें, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन की बात आती है। वर इशूड इन द ग्रेट नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है और ये पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स किस के पीरियड में सबसे ज़्यादा पब्लिश किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो उसका श्रेय जाता है गुप्ता एज को या गुप्ता डायनेस्टी को या गुप्ता पीरियड को। गुप्ता पीरियड हैज़ लॉन्च्ड सो मैनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, एंड ग्रेट नंबर्स विच जनरल इंडिकेटिव्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकॉनमी। यानी कि उस समय की जब हम अगर हम इन चीज़ों को देखें तो इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर्स मैनर में रही होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेड एंड कमर्स की बात। ट्रेड एंड कमर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा और साथ ही साथ ये आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी एक्सपेंड हुआ, जिसमें कि मुख्य चीज़ें थी सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, मेडिसिन और प्राइजलेस जेमस्टोन, पर्ल्स और साथ ही साथ प्रीशियस मेटल एंड स्टील वर एक्सपोर्टेड बाय सी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो चुका था। कब? गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे कॉज करता था यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ से अपनी बहुत सारी वस्तुओं को आउटसाइड ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट करते थे तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें देखने को मिला कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा सुदृढ़ हुई। यहाँ पे एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आके यहाँ की जो इकॉनमी है वो प्रॉस्पर हुई, यहाँ के लोगों के जीवन में वेलफेयर आया, हेल्थ जो इकॉनमी है उसकी कंडीशन मजबूत हुई। ये हम यहाँ पे
देख सकते हैं। उसके बाद आता है हाईली इवॉल्व्ड स्टील क्राफ्ट लेड एवरीवन टू बिलीव दैट इंडियन आयरन वाज नॉट सब्जेक्ट टू कोरोसियन, ठीक है। एंड द 7M यानी कि 7 मीटर लगभग 23 फीट हाई आयरन पिलर्स इन कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली built around 402 AD is the testimony to this फैक्ट, यानी कि उसमें आज तक भी जंग नहीं लगा, ठीक है। रस्टिंग उस पिलर में आज तक भी नहीं हो पाई। इतने लंबे समय से उसमें जो उसकी क्वालिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस लेवल का जो हमारे पास उसमें आयरन एक्सपेरिमेंट होता था और जो आयरन से जो चीज़ें बनती थी वो कितनी ज़्यादा मजबूत और हाई क्वालिटी की हुआ करती थी। फिर आता है ट्रेड रिलेशन, हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो कहाँ पर कितने एक्सपेंड हुए थे। विद मिडल ईस्ट इम्प्रूव्ड, जितना हमारा मिडल ईस्ट वाला पार्ट है उसके साथ काफ़ी मजबूती के साथ हमने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसमें आइवरी या tortoise shells etc. From Africa, silk and some medicinal plants from China and Far East were high on the list of import, ठीक है। हम import में इन चीज़ों को लेते थे कि इससे अफ्रीका, चाइना आदि से हम इन चीज़ों को import करने में सक्षम हुए। उसके बाद आता जैसे फूड, ग्रेन्स, स्पाइसेस, सॉल्ट, जैम्स एंड गोल्ड बिलियंस वर प्राइमरी कमोडिटी टू इनलैंड ऑफ द इनलैंड ट्रेड। उसके बाद आता रिलीजन, यानी कि धर्म की क्या स्थिति थी, धर्म के बारे में कैसी कंडीशन थी गुप्ता पीरियड में। गुप्ता किंग न्यू दैट द वेलबींग ऑफ एम्पायर लाइज इन द मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज़, यानी कि जितने भी हमारे कम्युनिटीज़ है हम उनको डिवाइड नहीं करेंगे, उनके आपसी कॉर्डियल रिलेशनशिप से हम अपनी सोसाइटी को प्रॉस्पर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमारी अपनी सोसाइटी को प्रॉस्पर बना सकते हैं थ्रू द कोऑर्डिनेशंस एंड कोऑपरेशंस ऑफ द ऑल पीपल्स ऑफ द सोसाइटीज़, ठीक है। तो they were devout Vaishnava, that is Hindu, who worship the supreme creators of the Vishnu themselves, yet that did not prevent them from being tolerant towards the believers of the Buddhism and Jainism, ठीक है। उन्होंने जहाँ पर एक तरफ हिंदुइज्म को फ्लॉरिश किया, साथ ही साथ उन्होंने जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के फॉलोअर थे उनके साथ भी किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं किया, इंटॉलरेंसी नहीं दिखाई। दे remained being as a tolerant with these believers of the religion. So Buddhist monastery received liberal donations as well as a preeminent sites of the education and cultural exchange, that is Nalanda, prospered under their patronage. नालंदा आप जानते हैं विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी, वो भी उस समय काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुई। और साथ ही साथ जैनिज़्म फ्लॉरिश्ड इन नॉर्दर्न बंगाल, गोरखपुर, उदयगिरी और गुजरात, एंड सेवरल जैन एस्टेब्लिशमेंट्स एग्जिस्टेड across the empire and Jain council were a regular occurrence at that time. Then comes the literature, science and education of the Gupta period. उसमें आते हैं सबसे पहले हम संस्कृत once again attained the status of lingua franca and managed to scale even greater heights than before, ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद वंस अगेन जो संस्कृत है वो फ्लॉरिशनेस में आती है। एंड पोइट एंड प्ले राइट्स दैट इज कालिदासा क्रिएटेड सच एपिक्स एज अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मालविका गिनामित्रम और रघुवंशा, और साथ ही साथ कुमार असंभवा, ये सब चीज़ें उसी समय लिखी जाती है। और उसके बाद आता है हरिसेना, रिनाउंड पोइट that is penigrist and flutist composed इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। हरिसेना ने, ठीक है, क्या कंपोज किया था इलाहाबाद में, इलाहाबादी प्रशस्ति, ठीक है, कंपोज्ड बाय द हरिसेना, याद रखिएगा। फिर आता है शुद्रका ने लिखा था मृच्छकटिका, और साथ ही साथ इसमें लिखा विशाखा दत्ता क्रिएटेड मुद्रा रक्षका, ठीक है। विशाखा दत्त ने क्या लिखा था, मुद्रा रक्षका। एंड विष्णु शर्मा पेंड पंचतंत्रा, ठीक है, क्या लिखा था, पंचतंत्रा,
इसको, ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। फर्दर वारुचि, बोधियाना और ईश्वर कृष्णा एंड भर्तृहरि contributed to both Sanskrit and प्राकृतिक लिंग्विस्टिक फिलोसफी एंड साइंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वारामित्रा रोट बृहत संहिता, ठीक है। वारामित्रा के द्वारा क्या लिखा गया, बृहत संहिता, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लिए भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। एंड जीनियस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, जो कि आर्यभट्ट है, रोट सूर्य सिद्धांता एंड विच कवर्ड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉस्मोलॉजी। फिर आता है शंकु, डिवोटेड हिमसेल्फ टू क्रिएटिंग टेक्स्ट अबाउट जियोग्राफी। एंड देन आता है नेक्स्ट हमारे पास, दैट इज धन्वंतरी डिस्कवरीज हेल्प्ड इन इंडियन मेडिसिनल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। तो मेडिसिनल जो आयुर्वेदिक सिस्टम होता है वो धन्वंतरी के द्वारा डिस्कवर कर लिया जाता है। बिकम मोर रिफाइंड एंड एफिशिएंट एंड डॉक्टर्स वर स्किल्ड इन सर्जिकल प्रैक्टिसेस एंड इनोकुलेशंस अगेंस्ट कॉन्टीजियस डिजीज वॉज परफॉर्म्ड। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पे, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन द ग्रेट मेडिकल ट्रायल ऑफ एंशियंट इंडिया, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या आ जाता है, वगभट्ट आता है, चरका आता है, सुश्रुता आता है। ये सब जो मेन बुक्स है, ठीक है, वो इसी समय लिखी जाती है, ठीक है, कंपोज की जाती है, ठीक है, पुराणास, ठीक है, चरका, संहिता और सुश्रुता, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फर्दर पीपल वर एनकरेज टू लर्न द nuances of Sanskrit literature or oratory या intellectual debates, music and paintings, and several educational institutions were set up and the existing ones received continuous support. Also, the Puranas in their present form were composed during this period. The epic Mahabharata and Ramayana were given final touch, ठीक है। जो हमारे एपिक्स हैं, जो महाभारत है, रामायण है, उनको फाइनली कंपोज करके कंप्लीट करने की कोशिश इस पीरियड में की गई। और नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय द कुमार गुप्ता वन बिकम द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर इन द नॉर्थ इंडिया। ये भी आप याद रखेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड किसके पीरियड में, कुमार गुप्ता के पीरियड में, पेपर में पूछा जाता है। और यहाँ पे कौन सी एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर बना था नॉर्थ इंडिया का ये। उसके बाद आता आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड कल्चर में तो द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ दिस पीरियड कैन बी फाउंड इन अजंता, एलोरा, सारनाथ, मथुरा और अनुराधापुरा और सिगिरिया, ठीक है। तो ये कुछ एक साइट्स हैं जहाँ पे हमें अलग अलग तरह के डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं। द बेसिक टेनेट्स ऑफ शिल्पा शास्त्रा, दैट इज ट्रीटीज ऑन आर्ट, वर फॉलोड एवरीवेयर इंक्लूडिंग इन टाउन प्लानिंग, ठीक है। जब भी कोई शहर का निर्माण किया जाता था तो हम किसको फॉलो करते थे, शिल्पा शास्त्रा को, शिल्प शास्त्र को फॉलो करते थे, और जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रीटाइज ऑन आर्ट। और उसके साथ साथ स्टोन स्टडेड गोल्डन स्टेयर वेज, आयरन पिलर्स एंड आप इसमें जो अगर आप इसको देखें थोड़ा डिटेल में, आयरन पिलर ऑफ द धार इज ट्वाइस द साइज ऑफ द डेलीज आयरन पिलर, intricately designed gold coin, jewelry and metal sculptures speaks volumes about the skills of the metal smiths. And also in the classic Indian styles, artists and literatures were encouraged to meditate on the imagery within and capture its essence in their creations. Further practices vocal music, dance, 7 types of musical instrument including veenas also got its expansions, and flutes and मृदंगम, जो ड्रम कहते हैं हम इसको, वर आर नॉर्म्स रादर देन एक्सेप्शंस। Then comes the art of painting, reached its height of glory and splendor. The fresco painting noticed in the caves at Bagh and the painting found in the
अजंता केव आर द प्रोडक्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड। जितनी भी अजंता केव में पेंटिंग हुई है, ऐसा माना जाता है कि वो सारा का सारा पेंटिंग गुप्ता पीरियड के समय के दौरान हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, कि गुप्ता एम्पायर किस तरह से डेक्लाइन हुआ। सो द माइटी गुप्ता एम्पायर declined and came to an end by the middle of the 6th century and the following are the important causes। इसमें सबसे पहला बताया जाता है पुष्यमित्रास, a warlike tribes gave the first staggering blows to the Gupta empire during the last days of स्कंदगुप्ता, यानी कि पुष्यमित्र ने एक एज क्रिएट किया जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। फिर पहला पुष्यमित्र आता है। दूसरा आता है वन ऑफ द हुन्स वर द फियर्स नोमैडिक ट्राइब्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन सेंट्रल एशिया एंड द हुन अंडर द लीडरशिप ऑफ टोरामना एंड मिहिरा गुला अटैक्ट एंड ब्रोक द बैक ऑफ द गुप्ता एम्पायर, यानी जो जब हुन आते हैं तो हुन एकदम से हाईली परफॉर्म्ड अटैक करते हैं गुप्ता के ऊपर, और जिसकी वजह से गुप्ता का जो साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाता है, उनकी पावर वीक हो जाती है, और यहाँ से हुनों का शासन भी स्टार्ट भारत में होना शुरू हो जाता है। एंड इट एक्सलेटेड द फॉल ऑफ द एम्पायर। द वीकनेसेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी मेड द फ्यूडेटरीज लाइक द मैत्रेकाज ऑफ वल्लभी और वर्धनाज ऑफ स्थानेश्वर्स and Mokharis of Kanauj and the Gaudas of Bengal and Yasovarman of Mandsaur asserted their independence, and this gave a death blow to the political unity of the Gupta Empire. And the successors of Skandgupta were weak and incompetent, and they failed to maintain their hold firmly over the empire. And dissensions among the royal princes ultimately weakened the Gupta Empire. साथ ही साथ इसमें trade with the Roman Empire declined due to Hun attack on the Roman Empire, and granting land assignments to the officer in lieu of their salaries resulted in the loss of the income to the state, and much of the income was spent in suppressing the uprising of the Pushyamitras and repelling the invasion of the Huns। सो ये था आज का लेक्चर हमारा। होप्स कि आप इस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपकी ये PDF हमें अपलोड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। थैंक यू।